नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण जरिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। श्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अपील की कि मानवीय संवेदनाओं और कानून के आधार पर जेल में बंद गरीबों के मामलों को प्राथमिकता दें। मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं, लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम अपने आवास पर सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए देश के विकास में सिख समुदाय की भूमिका और प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में सिख समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक सिख समाज देश के साहस,
देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ। परदेश में रहते हुए आप अपने देश की भी चिंता करते हैं, इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सफलता को आगे बढ़ाने में, भारत की छवि को और मजबूत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए, उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,685 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,755 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.66% दर्ज किया गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.74% है। वहीं देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है। इधर झारखंड में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि रांची जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान एक भी नए संक्रमित की पहचान नहीं की गई है, जबकि इस दौरान 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 20 है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कोरोना प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का रांची में आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी जिलों के जिला सर्विलांस पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को ऑक्सीजन डिमांड अपग्रेडेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और निगरानी से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किए गए पोस्टरों को भी लॉन्च किया गया। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,88 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग 56 मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोयलरीज के पास 4 मीट्रिक टन से अधिक कोयले का भंडार है और SCCL में 4.3 मीट्रिक टन उपलब्ध है। इस तरह कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त कोयला स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया उत्पादन बढ़ाने के साथ रेलवे के सहयोग से बिजली संयंत्रों को अधिक ईंधन की आपूर्ति के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में महिला कर्मियों की विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी लगाने की सशर्त अनुमति दे दी है। इस संबंध में आयोग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत पुरुष कर्मियों की कमी होने पर ही किसी मतदान केंद्र पर महिला कर्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर 2 से अधिक महिला कर्मियों की तैनाती नहीं होगी। महिला कर्मियों को उसके पदस्थापित प्रखंड के समीप वाले प्रखंड मुख्यालय के नजदीकी मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगाई जा सकेगी। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों ने निर्वाचन से जुड़े कार्यों में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मांगे थे। पाकुड़ जिले में पहले चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने में प्रशासन जहां जुटा हुआ है, वहीं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों का संपर्क अभियान भी शुरू हो गया है। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी चुनाव प्रचार सामग्री के साथ मतदाता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए संपर्क अभियान चला रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी
जनार्दनन ने बताया कि मतदाता भयमुक्त माहौल में बूथों पर जाकर मतदान कर सकें, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हम लोग सुरक्षा को लेकर पूरा तैयारी हम लोग का है। हम लोग का भी लगातार पुलिस वाटर के साथ मीटिंग होकर लोग हमारा तैयारी का जायजा ले रहा है। अभी हम लोग से पहले हम लोग बूथ का सेंसिटिविटी के अनुसार हम बूथ को हाइपर सेंसिटिव और नॉर्मल डिवाइड किया है और उसके आधार पर हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट हर बूथ में करेंगे। साथ में वहाँ पे पब्लिक का दूर करने के लिए भी हम लोग लगातार फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग निकालेंगे। और हमारा जो बॉर्डरिंग जो स्टेट है और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एसपी लोगों के साथ हम लोगों का बैठक हो गया है। दोनों जिला क्रिमिनल्स का डाटा हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफर किया है और उसमें अभी पुलिस कार्रवाई होगा। साथ में हम लोग हर जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे कराए उसका भी तय कर दिया है। हमारा जो इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट अभी लागू है, उसके साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड का भी क्रिएट किया है। और पिछले एक्शन में और इलाका में गलत करने की नियत से करने वाला आदमी भी हम लोग चिन्हित कर वैसे आदमी हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन के तहत बाउंड भी कर रहा है। इधर बोकारो जिले में ईद उल फितर पर्व को लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने सभी बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया जहां किसी भी तरह की पूर्व में कोई घटना घटी हो। मौके पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। लेके जो डिस्कशन कल हुआ था हम लोग के वीसी में, उसमें यही हुआ था। मतलब लगभग 3000 हमारा बूथ है, मतलब 3000 पद हैं जिन पे इलेक्शन होने जा रहा है। इससे आप स्केल समझ लीजिए कि ये विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से इसका स्केल कितना बड़ा है। लगभग दुगना मतलब जगह पर हम लोग को चुनाव कराना और संसाधन इसमें हम लोग के पास 3-4 जगह ऐसा था जहाँ पे कुछ प्रयास किया गया डीजे को बिगाड़ने का, बट आप लोग के रिकॉर्ड से वो हैंडल हो गया। तो गर्मो बालीडी जयंती जहाँ भी छोटा एक जो फ्रिक्शन बन गया है उसके लिए आप लोग एक मीटिंग जरूर कर लीजिए, इससे कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राज्य के सुदूरवर्ती, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों का जियो मैपिंग कर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन करते हुए टीबी उन्मूलन के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कल स्टेट टीबी टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि टीबी उन्मूलन अभियान में विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। उसमें पत्थर उथल गिर जाए तो मौत भी हो जाती है, चोट भी हो जाता है, फिर अपाहिज भी हो सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में आज भी ढेर सारे बच्चे स्कूल की बजाय अभ्रक की खदानों में डिबरा चुनने जाते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बच्चा पढ़ाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जीएसएलपीएस के सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला आजीविका प्रबंधक, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मनरेगा के परियोजना पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने मिश्रित बागवानी के तहत आम, नींबू, अमरूद एवं इमारती पौधा लगाने के लिए लाभुकों को प्रेरित करने को कहा, ताकि उनकी आमदनी को बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिशरीज का कोई इश्यूज होंगे या कन्वर्जेंस के कोई इश्यूज होंगे नरेगा और जीएसएलपीएस के बीच में, क्वालिटी ऑफ बिरसा हरित ग्राम योजना के इश्यूज पे फोकस करेंगे। टाइम पे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू करने पे हम लोगों का डिस्कशन आज होगा। बिरसा हरित पिछले साल काफ़ी डिलेड से शुरू हुआ, लेकिन इस साल हम लोग प्रयास किए कि समय शुरू किया जाए। हम लोग नवंबर से ही डायरेक्शंस दे रहे थे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, सभी ब्लॉक्स को कि वो बेनिफिशियरीज का चयन शुरू कर दे।
और बाय फरवरी मार्च पिट डिगिंग का काम और फेंसिंग का काम सभी जगह शुरू होना था। बट कई सारे जिला में अभी भी कुछ टारगेट्स पेंडिंग है। तो लास्ट जो ट्रेनिंग हुआ यहाँ हेडक्वार्टर में सर्ज में आपको बोला गया था कि आप कृषि विभाग के साथ टाई अप करके बेनिफिशरीज का सिलेक्शन कर सकते हो या जेएसएलपीएस के साथ टाई अप करके कर सकते हो। बट ये टेंडेंसी एक है कि जेएसएलपीएस को बोलने के बाद उसका फॉलोअप नहीं होता है या उसका सपोर्ट नहीं करने। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में गर्म हवा चलने, कुछ इलाकों में बादल छाए रहने तथा तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड होते हुए असम तक बन रहे सर्कुलेशन की वजह से 3 मई तक देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा और कोडरमा के कई इलाकों में लू चल सकती है। रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य उत्सव का शुभारंभ आर्यभट्ट सभागार में किया गया। नाट्य उत्सव का आयोजन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। नाट्य उत्सव के पहले दिन शिवम मनोहरम नाट्यालय के संस्थापक द्वारा गिरीश कर्नाड लिखित नागमंडलम का मंचन किया गया। नाटक को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। झारखंड से 1501 आज़मीन-ए-हज इस वर्ष हज यात्रा पर जाएंगे। भारतीय हज कमेटी ने सभी राज्यों से आज़मीन-ए-हज का कोटा निर्धारित कर दिया है। आज़मीन-ए-हज के लिए आज ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। झारखंड राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि कमेटी को 1615 आज़मीन-ए-हज के आवेदन मिले हैं, जो निर्धारित कोटा से 114 अधिक हैं। ऐसे में प्रतीक्षा सूची वालों को कैंसिलेशन के आधार पर कंफर्म किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आज नए सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। सेना प्रमुख एमएम नरवणे का आज ही कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लेंगे। वे 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे जो सेना प्रमुख की कमान संभालेंगे। और अब देखते हैं बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुछ झलकियां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 8वें दिन एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं शुरू हुई, जिसमें 10,000 मीटर पुरुष दौड़ में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के आरिफ अली ने 30 मिनट 26.39 सेकंड का समय निकाल स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं मैंगलोर विश्वविद्यालय की लक्ष्मी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लक्ष्मी ने इस दौड़ को 35 मिनट 49.18 सेकंड में पूरा किया। वैसे इसके अलावा आज पूरे दिन में हॉकी, तीरंदाजी, योग, कराटे, फुटबॉल, टेबल टेनिस, कुश्ती और निशानेबाजी, फिशिंग आदि के भी इवेंट आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता में युवा एथलीट बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और लगातार इन खेलों में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मनीला में खेले जा रहे एशिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की 5वीं वरीयता प्राप्त बिंग जियाओ को हराया। उन्होंने एक रोमांचक मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को 21-9, 13-21, 21-19 से हरा दिया। इस जीत के साथ सिंधु ने टूर्नामेंट में कम से कम अपने लिए एक पदक पक्का कर लिया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट की 2 साल बाद वापसी हो रही है। कोरोना की वजह से 2 साल तक इसे रद्द कर दिया गया था। सिंधु ने 2014 में गिमचियोन में खेले गए इसी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। ये सिंधु की बिंग जियाओ पर 8वीं जीत रही। दोनों के बीच कुल 17 मैच खेले गए। बिंग जियाओ ने 9 मैच जीते हैं। सिंधु ने पिछले 3 मैचों में बिंग जियाओ को हराया है। पहले उन्होंने एक रोमांचक आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। वहीं शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।
वहीं कल खेले गए आईपीएल मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में छठी जीत रही। इस जीत के साथ ही टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में क्विंटन डिकॉक के 46 और दीपक हुड्डा के 34 रन की बदौलत 8 विकेट पर 153 रन का स्कोर किया, जिसके जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना सकी। लखनऊ की ओर से मोहसिन खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक ऐसी शैली है जो भारत के साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी काफी प्रचलित है। लोक चित्रण की इस शैली को आगे बढ़ाने में जुटे हैं रांची के एक शख्स। देखते हैं ये रिपोर्ट। रांची के मोरहबादी इलाके के रहने वाले शंभूनाथ चौधरी पर कला की देवी सरस्वती की विशेष कृपा है। मधुबनी पेंटिंग और कोहबर कला के क्षेत्र में शंभूनाथ चौधरी की पहली गुरु का स्थान उनकी मां को प्राप्त है। लोक चित्रण की इस विरासत को शंभूनाथ चौधरी नई पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत दिखते हैं। मधुबनी पेंटिंग है विलुप्त होते जा रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बच्चों लोगों को सिखाना शुरू किया ताकि ये जो संस्कृति हमारी है, ये जो कला है, ये सुरक्षित हाथों में रहे, ये बची रहे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी लोक कला को बहुत महत्व देते हैं और चाहते हैं कि कुछ जो है कुटीर उद्योग में इसका काम को आगे बढ़े, इस चीज को लेके। केंद्र सरकार द्वारा लोक कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने के कदम को शंभूनाथ चौधरी सराहनीय बताते हैं। इनके बनाए पेंटिंग रांची के हटिया रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही विदेशों तक इनकी पेंटिंग ने अपनी पहचान बनाई है। आप जब हटिया स्टेशन जाएंगे तो जो पहला 2 पेंटिंग वो मेरा ही बनाया हुआ है। मैंने रांची झारखंड में नहीं वरन विदेशों में भी, न्यू जर्सी में भी मेरे पेंटिंग का उपयोग किया गया है और बहुत बड़े घरों में इसका मेरा पेंटिंग को शोभा बढ़ा रहा है ये मिथिला पेंटिंग। शंभूनाथ चौधरी की पत्नी रूपम चौधरी को इस बात की अधिक खुशी है कि उनके पति एक शिक्षक के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वहीं रश्मि अपने पिता की तरह पढ़ाई के साथ लोक चित्रण में भी काफी रुचि रखती हैं। और बच्चा लोग को जहाँ पेंटिंग सिखाते हैं, बच्चा लोग हम लोग को बहुत लगता है अच्छा, जो सर सिखाए हैं बहुत अच्छा बनाती करते हैं। और ये मैं भी करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। ये सिर्फ मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है, हमें अपने पढ़ाई में भी मेरी मदद करता है। और जैसे कि हमारा CBSE करिकुलम निकला है कि हमें मतलब पढ़ाई के साथ साथ आर्ट वर्क भी करना है, तो उसमें भी ये मुझे बहुत हद तक मदद करता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी परंपराएं और लोक कला हैं जिनकी एक विशिष्ट पहचान है। मधुबनी चित्रण और कोहबर कला भी इनमें से एक है जिसे संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 1908 में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस वाहन पर हमला कर दिया था जो उनके विचार से मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को लेकर जा रहा था। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अपने क्रूर फैसलों के कारण क्रांतिकारियों के निशाने पर था। भारतीयों को अमानवीय शारीरिक दंड और यातनाएं देने के कारण भी वो काफी बदनाम था। इसे लेकर लोगों में किंग्सफोर्ड के विरुद्ध बड़ा रोष था और क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। उस समय किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट के पद पर थे। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल ने अलग नाम अपनाए। खुदीराम ने अपना नाम हरेन सरकार और प्रफुल्ल चाकी ने दिनेश चंद्र रॉय रखा। उन्होंने मजिस्ट्रेट की दैनिक गतिविधियों का जायजा लिया। दोनों क्रांतिकारी 3 सप्ताह से भी अधिक समय तक बड़ी सफलता से अपनी पहचान छिपाए रहे।
पहले उनकी योजना अदालत में बम फेंकने की थी, लेकिन बाद में अदालत में मौजूद लोगों के घायल होने की आशंका से उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने ब्रिटिश क्लब के सामने किंग्सफोर्ड पर हमला करने की योजना बनाई। स्कूली छात्र होने का नाटक करते हुए उन्होंने क्लब के सामने स्थित पार्क का जायजा लिया। 29 अप्रैल की शाम को खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपने स्थान पर डट गए, लेकिन इस बार एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। अगले दिन 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक अन्य ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ पार्क में आए। शाम को जब दोनों परिवार वहां से जाने लगे तो किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक गाड़ी में तथा श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक समान थीं। जैसे ही गाड़ियां यूरोपियन क्लब के सामने पहुंची, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दौड़ते हुए आए और गाड़ी पर बम फेंक दिया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और कैनेडी परिवार को गहरी चोटें आई। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड भाग्यशाली रहा और हमले से बच गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से बचने के लिए वहां से भाग निकले। पुलिस ने खुदीराम को समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मारकर आत्मोत्सर्ग कर दिया। 30 अप्रैल को ही गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम चले गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की थी, उन्होंने फैसला किया था कि आजादी प्राप्त होने तक वे साबरमती लौटकर नहीं आएंगे। उस समय तक आजादी नहीं मिली थी और गांधी जी 2 वर्ष से भी अधिक समय तक जेल में रहे थे। उन्होंने मध्य भारत के एक गांव को अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। सन 1934 में जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर वो वर्धा आए। 30 अप्रैल 1936 को वहाँ के शेगांव में उन्होंने अपना आवास बनाया। उस क्षेत्र में शेगांव नाम से एक दूसरा गांव भी था, जो संत गजानन महाराज के निवास के कारण प्रसिद्ध था। गांधी जी के पत्र अक्सर गलत पते पर पहुंच जाते थे, इसलिए 1940 में ये फैसला किया गया कि गांधी जी जहां ठहरे थे उस गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम कर दिया जाए। उस समय से ही सेवाग्राम एक प्रेरक स्थल बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय सेवाग्राम में ही लिए गए। ये हमारे देश के निहित शक्तियों को उजागर करने के लिए गांधी जी द्वारा आरंभ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों का केंद्रीय स्थल बन गया। आज हम गोपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गोपाल सिंह पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट में सेवारत थे। ब्रिटिश शासन की नौकरी छोड़कर स्वेच्छा से गोपाल सिंह इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और इन्फेंट्री ग्रुप में काम करने लगे। 30 अप्रैल 1946 को हमले में उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। कोयला मंत्रालय ने कहा, देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध। कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग 56 मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोलरीज के पास 4 मीट्रिक टन से अधिक कोयले का भंडार। राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में महिला कर्मियों की विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी लगाने की राज्य निर्वाचन आयोग ने दी सशर्त अनुमति। और बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मनरेगा आयुक्त ने कहा, कार्य में दक्षता के लिए प्रशिक्षण जरूरी।